वेलकम बैक टू माउंट कार्मल हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हम चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमने बताया है फेयोल्स के जनरल प्रिंसिपल। जो फेयोल्स ने जनरल प्रिंसिपल दिए हैं उसका उनके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम फेयोल्स की हिस्ट्री के बारे में देखें। हेनरी फेयोल्स वॉज बोर्न इन फ्रांस इन 1841। 1841 में फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी 1860 में, और फिर उन्होंने एज ए इंजीनियर एक कोल कंपनी में काम किया था। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस के कारण उनकी कंपनी इंसॉल्वेंसी पे आ गई, और उन्होंने फिर उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपनी जो मैनेजरियल टेक्निक है उसको वहाँ पर अप्लाइड किया और उस कंपनी को सिचुएशन से बाहर लेकर आए। वो उसमें सफल हुए थे। तो उन्होंने कौन कौन सी टेक्निक्स वहाँ पर अप्लाइड की थी, कौन कौन से मैनेजरियल स्किल्स वहाँ पर बताए थे, वो अब हम आपके पढ़ते हैं। उन्होंने फेयोल्स ने अपने 14 प्रिंसिपल यहाँ पे बताए हैं, जिसमें बताया है सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordinates of individual interest to the common interest, remuneration of personnel, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability and tenure of employee, initiative and split the crop। तो हम इसको इन जितने भी प्रिंसिपल्स हैं 14 प्रिंसिपल, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट हम बता रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर और वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, दैट मीन्स वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क। हम छोटे छोटे भागों में पहले जॉब को या टास्क को डिवाइड करेंगे और उसके बाद उन वर्क को उन लोगों को बांटेंगे जो उस काम में या उस फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और जितना भी अननेसेसरी जो वेस्टेज होता है वो भी रिड्यूस होगा और एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? सबसे पहले कि अथॉरिटी रिफर्स टू द राइट ऑफ सुपीरियर्स। अथॉरिटी क्या है? जो सुपीरियर्स के अधिकार हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो जॉब असाइन की गई है उसका परफॉर्मेंस कैसे करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया है, शुड बी अ बैलेंस्ड अथॉरिटी माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। यदि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो हम इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस अथॉरिटी दैट मीन्स इनइफेक्टिव। कोई भी काम इफेक्टिव तरीके से नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। जिसको अथॉरिटी दी जाती है उसको साथ में रिस्पॉन्सिबल भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है discipline. It is the obedience to organizational rules by subordinates. Discipline required good supervisors at all levels. Clear and fair agreement and judicious application of penalties. हमें हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना है। यदि मेंटेन नहीं करके चलते हैं तो फिर वहाँ पे पेनल्टीज भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। एक ही बॉस से आपको ऑर्डर लेना है। इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। एक ही सुपीरियर से आपको ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन लेना है ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। या एक ही साथ दो बॉस ने भी ऑर्डर दे दिया है, दो सुपीरियर ने आपको ऑर्डर दे दिया, तो वो ओवरलैप होता है कि कौन का काम पहले करें। तो इसीलिए सबसे पहले कि आपको पहले आपको प्रिंसिपल में भी ये याद रखना है कि आपको एक ही जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर एक ही बॉस से ऑर्डर लेना भी है, और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक ही बॉस को ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देना भी है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मतलब जितने भी अपना अपना हित सोचते हैं, तो वो पहले अपना हित ना सोचे, बल्कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का हित है वो पहले सोचना है। अगर जैसे आप मान लीजिए, अगर एक व्यक्ति ने अपना हित सोचा कि मुझे सिर्फ मेरे इंडिविजुअल एम्प्लॉई या मेरे ही बारे में
मुझे ही सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, मुझे ही प्रमोशन मिलना चाहिए, तो सिर्फ मैं मेरा भी सोचूंगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा और नहीं ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में हमें सोचना है। तो द इंटरेस्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हमें एक एम्प्लॉय के हित के बारे में न सोचते हुए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में सोचना है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे क्रिकेट मैच में आप देखते हैं कि एक खिलाड़ी जितने भी खिलाड़ी रहते हैं वो एक इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका गोल क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वहाँ पर जो उनके वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, वहाँ पे जो सुपीरियर हैं, वो एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, प्लान बनाते हैं और सारे एम्प्लॉयज़ को या जितने भी वहाँ पे वर्कर्स हैं उनको वो प्लान बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ताकि वो सारे एक साथ उसी डायरेक्शन में मूव करें। नेक्स्ट है जितने भी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको रेम्यूनरेशन ऐसा मिलना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन हो सके। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए एम्प्लॉयज को सैलरी उतनी ही मैक्सिमम या जो उनको सेटिस्फाइड कर सके उतनी सैलरी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही सेटिस्फाइड हो सकते हैं। यदि एम्प्लॉयज को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से मूव भी उनके हाथ में जो डिसीजंस लेना होते हैं, जो प्लान बनाना रहते हैं, जो पॉलिसी बनाना रहते हैं, वो बनाते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स जो मैनेजर्स रहते हैं टॉप लेवल पे वो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं, वो अपनी अथॉरिटी को अपनी जो पावर है उनको जो वहाँ के डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको भी बांट देते हैं, ताकि जितने भी मैनेजर्स हैं वो क्या होते हैं डायरेक्ट लिंक होते हैं वहाँ पे अपने जो सबॉर्डिनेट या जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं उनके साथ वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को उसी समय सॉल्व करने के लिए उनके पास पावर होनी चाहिए, जिससे जल्दी ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो अपने जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनको भी अपनी पावर्स को बांट देना। जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ब्रांच बनी हुई है, तो ब्रांच में अलग अलग मैनेजर्स को अपॉइंट किया गया है। तो अगर ब्रांच मैनेजर के हाथ में पावर नहीं रहेगी तो वो उसी समय कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो जो जनरल मैनेजर हैं वो जितने भी ब्रांच मैनेजर्स हैं उनको भी अपनी पावर बांट देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है कि जो टॉप लेवल पे है, फिर टॉप लेवल अपने से नीचे वाले जितने भी सुपीरियर्स हैं उनको ऑर्डर करेगा और फिर जितने सुपीरियर्स हैं फिर जो सुपीरियर्स है वो अपने जितने सबॉर्डिनेट हैं उनको ऑर्डर देंगे। फिर जितने सबॉर्डिनेट के भी अंडर में जो सबॉर्डिनेट है वो उनको ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पर स्केलर चेन का मतलब है कि जो टॉप लेवल है वो मिडिल लेवल को अपने प्लान्स और नियम बताएंगे और फिर मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को अपने प्लान्स और मिडिल जो ऑब्जेक्टिव वो क्लियर करेंगे। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि स्केलर चेन दैट मीन्स दिस चेन शुड नॉट बी वॉलेट बट इन इमरजेंसी employees at same level contract through game plan by informing their immediate superior। जो हाईएस्ट पोस्ट पे है वो लोएस्ट पोस्ट को रैंक वाइज अपने जितने भी रूल्स हैं पॉलिसीज हैं वो बताएंगे और उनको उन्हीं के हिसाब से काम करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिसमें डायरेक्ट, जैसे अगर हम देख लें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है अगर मैनेजर्स को प्रॉब्लम आती है तो वो जनरल मैनेजर से बात करते हैं, फिर जनरल मैनेजर उनको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चले तो सब ऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से बात करेंगे, फिर सुपीरियर अपने सुपीरियर से बात करेंगे।
तो यहाँ लेकिन स्केलर चेन में गेन प्लान में क्या होता है कि यदि मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है और परचेज डिपार्टमेंट उसको इमरजेंसी में सॉल्व कर सकता है और उस समय जनरल मैनेजर के पास यदि वो बात नहीं जा पाती है या बात वो हैंडल करने के बजाय हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन्हें लेट वो चीज में लेट हो रहे हैं तो डायरेक्ट सेल्स मैनेजर परचेज मैनेजर से भी बात कर सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं गेम प्लान। फिर है आपका ऑर्डर। ऑर्डर दैट मीन्स अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड अ राइट मटेरियल शुड बी प्लेस्ड एट द राइट प्लेस। दैट मीन्स कि यदि मतलब फेयर्स ने इसमें ये बताया है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको उनकी क्वालिफिकेशन उनकी स्किल्स के अनुसार उनको वो जॉब मिलनी चाहिए और ऐसा ही मटेरियल पे भी है कि सही जगह पर जैसे मशीनरी की जगह कहाँ होती है जहाँ फैक्ट्रीज है, कंप्यूटर की जगह कहाँ होगी जहाँ ऑफिस है। तो यहाँ पर अगर सही जगह पर सही सामान को या सही मटेरियल को सही जगह पर रखेंगे और जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि जॉब प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेस होगी अकॉर्डिंग टू फेयर। नेक्स्ट है इक्विटी। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इक्वली ट्रीट करना होता है हर ऑर्गेनाइजेशन को उनके बीच में जेंडर वाइज या एथनिसिटी या कलर वाइज किसी भी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में जेंडर वाइज या फिर कास्ट वाइज अगर इसको डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी सक्सेस नहीं हो पाएगी। इस कारण से इन्होंने अपना पेरोल्स ने एक अपना नियम ये प्रिंसिपल ये भी बनाया है कि एम्प्लॉयज में हमेशा इक्वलिटी होना चाहिए। Stability of employees. According to this principle, employees once selected should be kept at their post position for a minimum fixed tenure. They should be given reasonable time to show result. That means फेयर्स के अनुसार ये प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि एक ही बार किसी भी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना और उसे अपने टेनर पीरियड तक जब तक टेनर पीरियड दैट मीन्स जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाए तब तक उसको अपनी पोस्ट और पोजीशन पे रखना या उन्हें उस कंटिन्यू रहना। ये तभी हो सकता है जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही अपने अपने काम से या एक दूसरे के काम से सेटिस्फाइड होते हैं। अगर एम्प्लॉय अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं तो या तो एम्प्लॉय वहाँ से क्विट हो जाते हैं या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हटा देते हैं। तो इसमें एम्प्लॉय को भी लॉस है और एम्प्लॉयर को भी लॉस है। तो अगर मैनेजमेंट बार बार अपने एम्प्लॉयज को निकालती है तो वहाँ पे मैनेजमेंट का ही फॉल्ट होगा और यदि एम्प्लॉय बार बार नौकरी छोड़ रहा है तो एम्प्लॉय के फॉल्ट को माना जाता है। तो यहाँ पर फेयर्स ने ये बताया है कि एम्प्लॉय को भी ऐसी ही कंपनी को चूज करना चाहिए जहाँ पर या ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए जहाँ पे वो अपने काम से खुश हो सके सेटिस्फाइड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन को दे सके और एम्प्लॉयर को भी अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो वर्कर्स वो अपॉइंट कर रहे हैं उनके लिए उनकी पोस्ट उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाइड करते रहें ताकि एम्प्लॉयर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ पर काम कर सके कंटिन्यू हो सके। Initiative that means management should take steps to encourage worker initiative which is defined as new or additional work activity undertaken through self-direction। यदि कोई एम्प्लॉय आगे आके अपने कुछ आइडियाज या अपने कुछ नए टेक्नोलॉजी को बताता है या मेथड को बताता है तो मैनेजमेंट को हमेशा उसको इंकरेज करना चाहिए ना कि उसे पीछे की तरफ धकेलना चाहिए। अगर वो इनको इनिशिएट करेंगे तो वर्कर्स जितने और एम्प्लॉय हैं वो भी अपनी अपनी मेथड अपने अपने न्यू आइडियाज देंगे जिससे कि मैनेजमेंट और ज़्यादा सक्सेस हो सकती है और ज़्यादा इनोवेटिव हो सकती है क्रिएटिव हो सकती है। स्प्रिट दी सॉफ्ट That means management should promote team spirit, unity and harmony among employees. Management should promote teamwork.
मैनेजमेंट को जितने भी टीम में काम करने वाले हैं उनको इनकरेज करना चाहिए, साथ में मिलकर काम कर सके, यूनिटी के साथ काम करके काम करने पर उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए और टीम वर्क को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। एक व्यक्ति कभी भी कोई काम नहीं कर सकता है, टीम के साथ ही हर एम्प्लॉय या हर मैनेजमेंट सक्सेस हो सकती है। तो यहाँ पर जितने भी टीम वर्क है उनको इनकरेज करना चाहिए।